हेलो बच्चों। तो जीओसी के लेक्चर नंबर 4 में हम आ चुके हैं, है ना, जो कि है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड पूरा। ठीक है। तो बच्चों अभी तक हमने दो चीज़ें पढ़ चुके हैं। इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ चुके हैं, हम रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ चुके हैं। रेजोनेंस इफेक्ट में हमने कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़ा था कि 4-5 तरह के कॉन्जुगेशन मैंने तुमको बताए थे। तो यहाँ एक नए तरीका का कॉन्जुगेशन आ रहा है जिसका कि नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना। तो घबराने की बात है नहीं, कुछ इसमें कुछ नया नहीं आएगा, बस थोड़ा बहुत नई चीज पढ़ोगे आज हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में तुम, है ना, जो कि तुमने पिछले लेक्चर्स में नहीं पढ़ी है कभी। ठीक है। तो एक नया टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो डेफिनेशन वाइज से समझते हैं कि किसे बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। when at least one CH sigma bond is present at alternate position of positive free radical double bond, then delocalization of sigma electron takes place. It is known as hyperconjugation. बोलना क्या चाह रहा है कि जब पॉजिटिव फ्री रेडिकल और डबल बॉन्ड की ऑल्टरनेट पोजीशन पर एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा CH बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो वहां पर ये कॉन्जुगेशन की घटना होगी। ठीक है। वहां पर कुछ ना कुछ डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होगा। मार्क करें मेरे वर्ड को, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर। अभी तक रेजोनेंस में हमने पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन पढ़ा था, है ना। यहाँ पर लेकिन सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होगा, जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन बोल रहे हैं। अब बेटा मेरी बात कैसे समझ में आएगी तुमको, तो बड़े ही अच्छे एग्जाम्पल से समझेंगे इसको, है ना। लैंग्वेज वाइज तो हमने पढ़ लिया है इसको। आपने कॉपी पेन लेके इसको उतार भी लिया होगा, नहीं उतारा है तो वीडियो को बैक करके फटाफट उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। अब मैं एक अच्छे एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक CH3 है, इससे एक CH2 पॉजिटिव अटैच है ना। इस CH3 को भी हम थोड़ा पूरा खोल लेते हैं ऐसे। तो अभी हमने बताया कि इसकी ऑल्टरनेट पोजीशन पर एक CH सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, प्रेजेंट है, बिल्कुल है। डेफिनेशन वाइज अगर हम जाएं तो इसकी CH पोजीशन पर एक इसकी ऑल्टरनेट पोजीशन पर एक CH सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, तो CH का सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। दूसरी बात, अगर किसी कार्बोकैटायन से नियरेस्ट जो कार्बन होता है वो कार्बन बेटा हमारा कहलाता है, ध्यान रखना है इसको, अल्फा कार्बन। कार्बोकैटायन के पास वाला कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन कहलाएगा। इस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो दिस हाइड्रोजन इज अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर मैं तुमसे पूछूं हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, तो 1 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन एंड 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो हियर 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अरे बट हाइपर कॉन्जुगेशन अभी नहीं समझाया मैंने पूरा, मैंने खाली बताया तुमको कि जिसकी ऑल्टरनेट पोजीशन पे CH सिग्मा बॉन्ड है, जिसको कि हम अल्फा हाइड्रोजन बोल रहे हैं, यहाँ पर डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, है ना। यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होगा। और वो कैसे होगा, तो मैंने तुमको इसके बारे में पहले ही बताया कि जो CH2 है ये कुछ ऐसे शेप में होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है ना। और ये पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा देर लिख देता हूँ। ये कार्बन कौन सा है, अल्फा कार्बन है। और इस पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एक वेकेंट ऑर्बिटल है। हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा है तो अभी ध्यान रखो। जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। sp2 होने के कारण ये क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है। ट्राइगोनल दिख रहा होगा तुमको, देखो अगर मैं तीनों को यहाँ से जोड़ दूं, ट्राइगोनल प्लेनर, और इसमें एक ही क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है। क्या बोलते हैं इसको, वेकेंट ऑर्बिटल है। बहुत छोटी छोटी चीजें भी मैं तुम्हारी क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि अभी हम जीओसी के इनिशियल फेज में चल रहे हैं। तो ये सब चीजें आगे जाके बहुत मैटर करती है जब हमको समझ में नहीं आती है ना। तो बहुत छोटी छोटी चीजें मैं क्लियर करते आ रहा हूँ कि ये वेकेंट ऑर्बिटल है, ये यहाँ पर इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है। तो मैं इसी चीज को थोड़ा नीचे बना रहा हूँ वापस, ठीक है, और इसको समझाता हूँ वापस से, क्योंकि वहां थोड़ा जगह नहीं रही है हमारे पास, इसलिए। कैसे डीलोकलाइजेशन होगा, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। हमने देखा था यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है।
तो यहां से बेटा ये जो CH के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या ये CH के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है ये यहां से इसके वेकेंट ऑर्बिटल में डीलोकलाइज होंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो CH के सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ये कार्बोकेटायन के वेकेंट ऑर्बिटल में डीलोकलाइज होंगे। यहां से जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जा रहे हैं तो तुम देख सकते हो कि ये वाले इलेक्ट्रॉन गए तो हाइड्रोजन रह गया बिल्कुल फ्री, हाइड्रोजन कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं रहा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने मूव कर लिया वहां से। ये बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा बेटा डबल बॉन्ड क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर किए हैं। तो सिंगल बॉन्ड तो था ही, दो इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर कर दिया, डबल बॉन्ड आ गया। ये कार्बन एज इट इज और यहाँ दो हाइड्रोजन एज इट इज यहाँ पर ऐसे कैसे ही है, ठीक है। अच्छा, तो जैसा मैंने बताया यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो एक अल्फा हाइड्रोजन ने ऐसा किया तो बाकी 2 भी तो कर सकते हैं सेम चीज, कर सकते नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास एक तो ये बना, कभी बोलेगा कि ये मैं भी दे दूं अपने इलेक्ट्रॉन तो सेकंड स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बनना बिल्कुल पॉसिबल है जहां पर ये एज इट इज रहेगा, ये वाला एज इट इज रहेगा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH2। एक बार बोलेगा ये मैं भी दे दूं अपना इलेक्ट्रॉन तो ये भी बिल्कुल दे सकता है। तीसरी बार तो सेकंड स्ट्रक्चर ये रहा। अगर मैं थर्ड स्ट्रक्चर की बात करूं तो मैं यहां बना सकता हूं उसको, ये H ऐसे का ऐसा, ये अब नीचे वाले ने हाइड्रोजन दिए तो ये नीचे में पॉजिटिव आ जाएगा और CH2 ऐसे का ऐसा। तो बेटा यहाँ पर कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं, 1 2 एंड 3। तो क्या ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन? यस, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन थे तो यहाँ पर 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बने। कहीं पे 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो वहां पर 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है। तो ये बड़े ही सिंपल से एग्जाम्पल समझाया है मैंने। लेकिन जब डेफिनेशन हमने पढ़ी थी तो हमने वहां पढ़ा था कि कार्बोकेटायन भी हो सकता है, फ्री रेडिकल भी हो सकता है और डबल बॉन्ड भी हो सकता है। मतलब इसकी ऑल्टरनेट पोजीशन पे यहाँ पर कार्बोकेटायन तो हमने देख लिया, यहाँ पर फ्री रेडिकल भी हो सकता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड भी हो सकता है। तो सारी चीजें हम एग्जाम्पल के थ्रू करके देखेंगे आज, है ना। तो एक एग्जाम्पल ये बड़ा अच्छा था हाइपर कॉन्जुगेशन समझने का। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए तो डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल बना के आ देना। और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा कोई एग्जाम्पल है मेरे पास। तो क्या मैं पूछ सकता हूँ यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा या नहीं होगा? तो देखो डबल बॉन्ड, इसकी ऑल्टरनेट पोजीशन पे जाए अगर हम, यहाँ मैं बोलूँ कि CH की ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड कार्बोकेटायन या फ्री रेडिकल प्रेजेंट होना चाहिए। तो कार्बोकेटायन तो प्रेजेंट आपने देख लिया, अब देखो डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है ना, यहाँ पर भी बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटीज बिल्कुल है। और हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ CH सिग्मा बॉन्ड। क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ CH सिग्मा बॉन्ड टेक प्लेस। तो करते हैं डीलोकलाइजेशन जैसे पहले किया था अभी हमने। अच्छा, बहुत लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये जो अभी बताते हैं, ये डीलोकलाइज किया मैंने यहाँ पर और ये ऑटोमेटिकली, जैसे हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि जब ये यहाँ से डीलोकलाइज होगा तो ऑटोमेटिकली ये इस कार्बन के इस पे चल जाएगा। तो देखो ये H एज इट इज, ये H एज इट इज, यहाँ पर H पॉजिटिव रह गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए, डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 नेगेटिव। तो बहुत लोगों के मन में जो क्वेश्चन आ रहा था बता रहे थे इसके बारे में भी, ये सर H प्लस का क्या होगा, क्या ये भाग जाएगा कहीं पे, क्या ये रिएक्टिव हो जाएगा? तो नहीं बेटा, ये H प्लस बनने के बाद भी यहीं पे रहेगा, ये इसकी रिएक्टिविटी नहीं हो जाएगी कि कहीं भाग जाएगी, नहीं, यहीं पर रहेगा ऐसा का ऐसा, है ना। रिएक्टिव होकर कहीं जान चल नहीं जाएगा, रिएक्शन होकर कि तुम बोलोगे सर ये रिएक्ट करके यहाँ पे चल जाए, यहाँ जुड़ जाए, CH3 बन जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये यहीं पर रहेगा, ठीक है। बट ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा। तो मैं तुमको पूछूंगा अगर यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है तो ये कार्बन, इस कार्बन से जुड़ा हुआ, मतलब डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा कार्बन होता है,
अल्फा कार्बन, इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं तुमको? 1 2 एंड 3 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर। ओके, तो एक बार इसने किया, ऐसे ही एक बार कौन करेगा? ये वाला भी तो कर सकता है। H H H पॉजिटिव, डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 नेगेटिव। ऐसे एक बार ये वाला हाइड्रोजन भी तो कर सकता है शो। H H H पॉजिटिव, डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 नेगेटिव। तो कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बने इसके? 1 2 एंड 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बने इसके, है ना। तो ऐसा नहीं है हमेशा 3 ही बनेंगे, ज्यादा भी बन सकते हैं, लेकिन वो एग्जांपल्स पे डिपेंड करता है। लेकिन अभी तुमको बेसिक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने पहले कार्बोकेटन का एग्जांपल दिया, फिर डबल बॉन्ड का एग्जांपल दिया कि यहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बार बार, है ना। जैसे पॉजिटिव में हाइपर कॉन्जुगेशन था, वैसे ही डबल बॉन्ड में भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। लेकिन एक बात नोट कर लेना, मेरी नोट डाल के अपनी कॉपी में लिख लेना, कभी भी नेगेटिव चार्ज में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। कभी भी नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज में हाइपर कॉन्जुगेशन बिल्कुल नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। कभी भी नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने ऐसे देखा। चलो एक फ्री रेडिकल एग्जांपल लेके भी देख लेते हैं। जब कार्बोकेटाइन देख लिया, डबल बॉन्ड वाले स्पीशीज देख ली, तो एक फ्री रेडिकल का भी देख लेते हैं। वही सेम एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मानो यहाँ पर हमारे पास CH3 अटैच है। CH बॉन्ड की ऑल्टरनेट पोजीशन पर क्या क्या होना चाहिए? फ्री रेडिकल होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बोकेटाइन होना चाहिए। तो हमने पॉजिटिव देख लिया, मतलब कार्बोकेटाइन देख लिया, डबल बॉन्ड देख लिया। नेक्स्ट हमारा क्या रह रहा है? फ्री रेडिकल। ये भी हम देख लेते हैं, बड़ा ही अच्छा है, इसको आराम से समझना बेटा। फ्री रेडिकल टॉपिक आने वाला है, नेक्स्ट लेक्चर अपना कार्बोकेटाइन कार्बन एंड फ्री रेडिकल पे ही होगा। तो अभी बस समझो, फ्री रेडिकल मतलब ऐसी स्पीशीज पे एक इलेक्ट्रॉन ऊपर हो, बस ऐसी स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल बोलते हैं, है ना। जिस पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे डॉट से दिखाते हैं, ऐसी स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। देखो, अगर मैं ये जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना हुआ है। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना हुआ है। तो मैं क्या करूँ? इसके एक इलेक्ट्रॉन को इधर ट्रांसफर करूँ और इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पे जाए, इस हाइड्रोजन पे चल जाए। मैंने इस बॉन्ड को तोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास भेजा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास भेजा, और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव करवाया। तो देखो, ये कार्बन, हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया ऊपर वाला, ये हाइड्रोजन एज इट इज, नीचे वाला हाइड्रोजन एज इट इज, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड बेटा इन दोनों के बीच में, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड डालते हैं, एक बॉन्ड ऑलरेडी है वहां पे, और ये हो गया CH2। ऐसा समझ में? यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, वो ये रहा, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, इधर का एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, दोनों मिलकर एक बॉन्ड डालिए, ये रहा पाई बॉन्ड। तो इसने ऐसे मतलब जो हमारा फ्री रेडिकल स्पीशीज है उसमें ऐसे यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अच्छा, जैसा इसने किया है वैसा ये भी तो कर सकता है। एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो इसकी भी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन H रेडिकल, डबल बॉन्ड CH2। एक बार ये वाला हाइड्रोजन भी कर सकता है। ये हाइड्रोजन ऐसा का ऐसा, और ये H रेडिकल। तो 3 इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं, ठीक है। ये तो होगी बेटा हमारी कौन सी बातें? RBSE या CBSE बोर्ड तक की बातें कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, है ना। बट सर क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं इसके? तो मैंने टॉपिक में ऊपर भी डाला है कि हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, कि मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन तो हमने समझ लिया, बट सर इसकी एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ पर यूज होते हैं, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मूव कर रहा हूँ
एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, व्हाट? एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। उसके पहले कुछ एक बात तुमको नोट करनी है, फटाफट से नोट कर लीजिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट लगा के बता रहा हूं मैं, जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, क्या? मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, उसकी उतनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी। अभी हमने पहले सीख लिया है बात को कि जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उसकी उतनी ज्यादा मोर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी, है ना? और जिसकी जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। मेरी बात को नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उसकी उतनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी और उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी, है ना? एग्जाम्पल के साथ सब समझ में आ जाएगा। बस ये पॉइंट याद रखना कि मोर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स मोर विल बी द स्टेबिलिटी। जिसकी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगी उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो एप्लीकेशन में फर्स्ट बता रहा हूं मैं, ये एप्लीकेशन जो काम में आती है वो होती है, वो किसके बताने में? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन को बताने में काम में आती है ना? किसके? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन को बताने में काम में आती है। कैसे? क्वेश्चन समझेंगे, देखो फटाफट से। मेरा क्वेश्चन वही है, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो पहला हमारा एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे CH3 CH2 पॉजिटिव, दूसरा CH3 CH3 पॉजिटिव, थर्ड CH3 और ये नीचे भी CH3 और एक पॉजिटिव। एग्जांपल लिखा मैंने बहुत बढ़िया सा। मैं पूछ रहा हूँ कि इन कार्बोकेटायन को इनकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज कीजिए। ऊपर लाइन को आराम से पढ़ लेना, लिख लेना कहीं कॉपी में। मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, मोर विल बी द हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर एंड मोर विल बी द स्टेबिलिटी। हमको यहाँ कुछ नहीं करना है, हमको तीनों एग्जाम्पल अगर एग्जाम में आ जाए, हमको यहाँ पर खाली अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है। पहला काम हमको ये करना है। तो मैंने बताया कि कार्बोकेटायन से जुड़ा हुआ कार्बन जो पास वाला, ओनली पास वाला कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन होता है। और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो कार्बोकेटायन से एक कार्बन जुड़ा है यार, नियरेस्ट, बिल्कुल। और इसके कितने हाइड्रोजन है? इस पे 3। तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गए? 3 अल्फा हाइड्रोजन। वापस देखो, कार्बोकेटायन से पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर? 3। ये कार्बोकेटायन पे है। इसके पास में कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 2 कार्बन। उनके पास कितने कितने हाइड्रोजन है? 3 इसके पास, 3 इसके पास। तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 6 अल्फा हाइड्रोजन। सर ये भी अल्फा हाइड्रोजन है क्या? तो आंसर है बेटा नहीं, ये डायरेक्टली इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, उस कार्बोकेटायन के कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन उस कार्बोकेटायन के नियरेस्ट कार्बन की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर कार्बोकेटायन के नियरेस्ट 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, उनके पास 3 हाइड्रोजन है। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए मेरे पास? 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए टोटल मेरे पास। नीचे वाले पे आओ, इस कार्बन से कितने अल्फा कार्बन है यहाँ पर? ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है। तो इनके हाइड्रोजन कितने हो गए टोटल? 3, 3, 6, 3, 9। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन। आई होप सो मेरी बात आपको बहुत समझ में आ गई होगी कि अल्फा कार्बन कौन सा होता है और अल्फा हाइड्रोजन कौन से होते हैं। कार्बोकेटायन फ्री रेडिकल, ये डबल बॉन्ड का नियरेस्ट कार्बन, तो नियरेस्ट तो यही है और ना बिल्कुल जुड़ा हुआ, इसका नियरेस्ट ये दोनों है। आगे वाले नहीं होंगे तो भी उनको इग्नोर करना है। इसमें 3 कार्बन, उनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो 3, 3, 6, 3, 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। आ जाओ, यहाँ तक हम पहुंच गए, यहाँ तक हम पहुंच गए। मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, मोर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। तो यहाँ अगर मैं तुमको पूछूं कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो नंबर 3 इज मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी। यहाँ पर
सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी, तो थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल, देन सेकंड एंड देन फर्स्ट। ये किसका ऑर्डर है? हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो क्वेश्चन से थोड़ा क्लियर हुआ होगा टॉपिक। और देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में देख रहे हैं हम सेकंड क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जांपल मानो मैंने एक एग्जांपल यहाँ ले लिया है, ये पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव इस वाले कार्बन का है बेटा, चारों एग्जाम्पल आराम से पॉज करो वीडियो को और करने की कोशिश करो कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो सबसे पहले जिसमें सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो फटाफट वीडियो को पॉज करो और करने की कोशिश करो किसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने कितने हैं, जल्दी से फटाफट से, फिर मैं आंसर बताता हूँ। चलो, ये कार्बोकेटाइन, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, ये वाला कार्बन भी अल्फा कार्बन, और हमको पता है यहाँ दो बॉन्ड बना चुके थे, दो बॉन्ड बचे हैं वो हाइड्रोजन के, तो यहाँ पर 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इस कार्बोकेटाइन से जुड़े हुए कार्बन कौन से हैं? अल्फा कार्बन है, तो ये दोनों कार्बन जो अल्फा कार्बन है, ठीक है। इनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके पास 2 हाइड्रोजन है और इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है। इसकी बात करते हैं। 2 2 4 5 6 7, यहाँ पे CH3 होता है ना बेटा, लिखा हुआ है, मानते थे। 2 2 4 5 6 7, यहाँ पर कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन? 7 अल्फा हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि इस कार्बोकेटाइन कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, ऑब्वियस बात है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर 3 हमको दिखे, 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी ऐसा ही था, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे और ये 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 7 अल्फा हाइड्रोजन। उसमें चलते हैं, 2 2 4 5 6 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इस कार्बोकेटाइन की देखो, आगे वाले तक नहीं जा रहा हूं मैं, उससे मेरे को मतलब नहीं है, उसको मारो गोली, खाली जो पास में जुड़ा हुआ है, नियरेस्ट जो है कार्बन, इसको देखते हैं। 2 2 4, तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है? एक है। 2 2 4 और 1 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो हमने सबके अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लिए हैं। अब अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लिए हैं तो हमारे लिए तो बहुत इजी हो गया आंसर निकालना। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सेकंड। उससे कम देखो, 7 से कम कहाँ दिख रहे हैं? थर्ड। उससे कम 5 अल्फा हाइड्रोजन, तो 4th नंबर का। उससे कम फर्स्ट। तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट और जेईई में कि अल्फा स्टेबिलिटी बताओ, ये ऑर्डर बताओ इसका, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमको आराम से पुटअप हो जाएंगे। अब हमारे जो हमने टॉपिक का बेसिक सीख लिया है, तो कैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखनी है। बहुत सारे टॉपिक्स में तुमको कंफ्यूजन भी होगी कि कहीं कहीं इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा होगा और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी लग रहा होगा। बहुत सारे एग्जांपल तुम सॉल्व करोगे, तो मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, हाइपर कॉन्जुगेशन को इंडक्टिव से हमेशा आगे रखना। हाइपर कॉन्जुगेशन को इंडक्टिव से हमेशा आगे रखना, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन पहले आता है स्टेबिलिटी में, फिर इंडक्टिव इफेक्ट आता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में ये सब बातें थी। फर्स्ट एप्लीकेशन जो हमने पढ़ी है वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। सेकेंड अगर एप्लीकेशन की मैं बात करूं, सेकेंड अगर एप्लीकेशन की बात करें तो हमारे बोर्ड से कुछ मिट गया है, इसको लिख ले पहले। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अरे जैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन थी ना, वैसे ही सेम टू सेम स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल भी होगी, उसमें भी अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो और निकाल दो। तो एल्कीन के बारे में फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं। मान लो कहीं पर कॉन्जुगेटेड एल्कीन है, कॉन्जुगेटेड एल्कीन का मतलब समझ गए क्या? पिछले लेक्चर में बताया था मैंने, कॉन्जुगेशन
पिछले लेक्चर में हमने कॉन्जुगेशन के बारे में डिस्कस किया है कि अगर मैं इसको इधर मूव करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इधर मूव होगा। यहाँ पर कॉन्जुगेशन है कि यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, इसको मैंने इधर मूव किया, यहाँ पर कुछ नहीं है मूव होने के लिए। तो कॉन्जुगेटेड एल्कीन है ये वाली, कौन सी एल्कीन है? कॉन्जुगेटेड एल्कीन है। और ये वाली एल्कीन कौन सी है? नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन है ना। एक तो कॉन्जुगेटेड एल्कीन है और एक कौन सी एल्कीन है हमारे पास? नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन। तो बोला जाता है कि कॉन्जुगेटेड एल्कीन जो होगी उसकी स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन, है ना। स्टेबिलिटी की बात करूंगा मैं हमेशा, तो किसकी ज्यादा होगी? कॉन्जुगेटेड एल्कीन जो होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू द नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन। इस बात का ध्यान रखना। बट अगर कभी हमको एग्जाम में, उतार लो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, बट अगर कभी हमको एग्जाम में दो नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन दे देवे, ऐसी इन दोनों में कॉन्जुगेशन नहीं है, देख ही रहे साथ साथ, तो यहाँ पर कैसे डिसाइड करेंगे हम एल्कीन का? तो वही सिंपल सा फंडा है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसके ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, जिसके ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर मैं अल्फा हाइड्रोजन की बात करूँ तो इस एल्कीन से जुड़ा हुआ कार्बन ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है। तो हमको पता है यहाँ पर एक कार्बन है और एक बॉन्ड इसने बना लिया, कितने बॉन्ड बचे इसके पास? 3 बचे। यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी सेम ऐसा का ऐसा ही। तो हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट? 3, 3 6 और 3 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन, एंड हियर ओनली 3 and 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर हमको नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन दे तो हमको ध्यान रखना है, फिर हमारा डिसाइडेशन कहाँ से होगा? अल्फा हाइड्रोजन की मदद से होगा। कि अल्फा हाइड्रोजन को काउंट कर लो, जिसमें जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसके उतने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और जिसके जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल है सेकंड से, फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल है सेकंड से। ये स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के बारे में बातें हुई, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, आप लोग बुक से ट्राई कीजिए, आराम से होंगे आपसे बिल्कुल, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, दोनों ही हमने बता दिए। यहाँ पर दोनों में ही एक ही काम करना है, खाली आपको नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखना है कितने हैं। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखने के बाद हमको पता पड़ जाएगा कि वहाँ पर कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और जिसमें जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। थैंक यू वेरी मच।